हेलो एवरीवन, आप सभी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ईएनएन। आज क्लास 10th एनसीईआरटी पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग को। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं एक स्टोरी जो कि एक कंट्री के बारे में, जिस कंट्री को हम किस नाम से जानते हैं, बेल्जियम के नाम से जानते हैं। बेल्जियम यूरोप में एक कंट्री है, एक बहुत स्मॉल कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा ही है। यहाँ पे जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। एथनिक का मतलब नीचे ग्लोसरी सेक्शन में आपको दिख रहा होगा। एथनिक का मतलब क्या होता है तो यहाँ पे बता दिया गया है, नीचे डेफिनेशन दी गई है एथनिक की। अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। कल्चर के बेसिस पे हम लोगों ने एक सोशल डिवीजन कर दिया हमारे आसपास। कुछ लोग अगर कुछ लोग एक जैसी लैंग्वेज अगर बोलते हैं तो वो एक ही ग्रुप में माने जाएंगे। अलग अलग लैंग्वेज कोई अगर बोल रहा है तो उनको डिवाइड कर दिया जाएगा, उनका ग्रुप अलग कर दिया जाएगा। इस तरीके की चीजों को हम लोग एथनिक डिवीजन से रिलेट कर सकते हैं। तो एथनिक कंपोजिशन जो था हमारी इस कंट्री का, बेल्जियम का, वो बहुत डिफरेंट और बहुत कॉम्प्लेक्स था। अगर बात करें कंट्री की टोटल पॉपुलेशन की, तो 59% जो लोग थे वो फ्लेमिश रीजन में रहते थे और डच लैंग्वेज का यूज करते थे। 40% लोग फ्रेंच बोलते थे और वलोनिया रीजन में रहते थे। बचे 1% लोग जर्मन लैंग्वेज का यूज करते थे। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ऊपर जो येलो कलर से आपको शेडेड एरिया दिख रहा है, यहाँ पे डच बोलने वाले लोग सबसे ज्यादा रहते थे। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिश रीजन। और रेड कलर से जो एरिया आपको दिख रहा है, रेड कलर मतलब आपका वलोनिया रीजन, जो फ्रेंच जो लोग बोलते थे वो बहुत ज्यादा थे यहाँ पर। एंड जो ऑरेंज कलर से आपको दिख रहा है ये है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल है। काफी छोटा सा एरिया है, तो इसकी भी हम पूरी स्टोरी अभी आगे देखेंगे। और क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, इतनी अलग अलग लैंग्वेज यूज करते थे लोग तो काफी सारी प्रॉब्लम तो होना ही थी। तो क्या क्या प्रॉब्लम हुई वो भी अभी आगे हम देखने वाले हैं। और यहाँ पे नीचे बताते हैं कि बेल्जियम की जो कैपिटल थी इसकी कहानी थोड़ी उल्टी थी। जैसे कि अभी हमने देखा कि बेल्जियम में सबसे ज्यादा अगर मेजोरिटी में जो लोग हैं तो वो डच डच लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है। और माइनॉरिटी में जो लोग हैं वो फ्रेंच लोग हैं, ठीक है, जो फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते हैं। लेकिन बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में थोड़ा सा अपोजिट था। यहाँ पर 80% जो लोग थे वो फ्रेंच का यूज करते थे और 20% लोग डच स्पीकिंग थे। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो थी वो क्रिएट होने लगी। और जो माइनॉरिटी थी, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, वो थोड़ी रिच थी और थोड़ी पावरफुल भी थी। तो इससे क्या हुआ, जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो गुस्सा हो गई। और कारण ये था कि उन लोगों को जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन जो मिली है, वो उसका जो बेनिफिट मिला है वो काफी समय के बाद मिला है। तो काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। और 1950 से 1960s के बीच में बड़ी टेंशन हो गई दोनों कम्युनिटी के बीच में, ठीक है। डच बोलने वाले लोगों के बीच में और फ्रेंच बोलने वाले लोगों के बीच में थोड़ी कहासुनी हो गई और थोड़ा टेंशन वाला माहौल क्रिएट हो गया, ठीक है। और आगे फिर बताते हैं कि अब इस चीज को वहां की जो गवर्नमेंट है उसने किस तरीके से सॉल्व किया। तो फिर अकोमोडेशन इन बेल्जियम वाले इस टॉपिक में हम लोग को यहाँ पे बताते हैं कि 1970 और 1993 में ये करीब 23 साल का जो समय था, इन 23 सालों में बेल्जियन जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वहां का संविधान था, उसको 4 बार बदल दिया गया। और ये वास्तव में बहुत बड़ी बात होती है कि किसी देश के संविधान को 4 बार बदल देना 23 साल के अंदर ही। तो 4 टाइम्स वहां पे बदल दिया गया और काफी सारे नए नए अरेंजमेंट्स किए गए ताकि सभी लोग बिना लड़े झगड़े एक साथ अच्छे से रह सकें। तो द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल, अब यहाँ पे इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या उनने अपने इस मॉडल में लोगों के लिए क्रिएट किया। तो सबसे पहले बताते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने बोला कि जो नंबर ऑफ डच और जो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं इनको इक्वल कर दिया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट में। जैसे कि दोस्तों अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लोकसभा है, राज्यसभा है, अलग अलग कम्युनिटी के लोग जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। तो सेम कंडीशन बेल्जियम में भी थी। तो वहां पे उन लोगों ने बोल दिया कि जो इनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें जितने भी मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, जो भी वहां के पार्लियामेंट वगैरह में बैठेंगे, तो उन सबका जो नंबर है वो बराबर कर दिया जाए। बराबर नंबर ऑफ डच स्पीकिंग लोग भी वहां पे जाएंगे मंत्री बनकर, और फ्रेंच बोलने वाले भी बराबर मात्रा में मंत्री वहां पे जाएंगे, उनके पार्लियामेंट में उनकी गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे। और दूसरे पॉइंट में बताते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट्स को बांट दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है जैसे कि 2 रीजन थे यहाँ पे बड़े बड़े, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स को बांट दिया गया दोनों अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स में। ब्रुसेल्स का केस अलग ही था थोड़ा। ब्रुसेल्स में क्योंकि आप जानते हैं कि जो लोग पूरी कंट्री में मेजोरिटी में है वो ब्रुसेल्स में माइनॉरिटी में हो गए थे, और जो पूरी कंट्री में माइनॉरिटीज में थे वो ब्रुसेल्स में मेजोरिटी में थे। तो ब्रुसेल्स के लिए इन लोगों ने एक सेपरेट गवर्नमेंट ही बना दी और इसमें दोनों कम्युनिटीज के लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला।
ऐसा नहीं कि अगर आप माइनॉरिटी में तो आपके कम लोग आएंगे। इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला। ब्रुसेल्स की अपनी जो उनकी कैपिटल थी, उनकी एक उन्होंने सेपरेट गवर्नमेंट बना दी। और इसके साथ साथ जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा डिफर कर रही थी एक दूसरे से, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट का भी इन लोगों ने एक ट्रेंड स्टार्ट कर दिया और इनने कम्युनिटी गवर्नमेंट को भी फॉर्म किया। और यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या रहता था कि ये लोग कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होती थी, इश्यूज रहते थे, उनके बारे में डिस्कस करती थी, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती थी। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट को भी इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। तो ये था बेल्जियन मॉडल। कुल मिला के यही बताया गया कि वहां पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने सबको सुना, सबको बराबरी से अपनी बात रखने का मौका दिया और उन सबके लिए बिल्कुल ईमानदारी से काम किया गया और फाइनली उनने इस मॉडल को सक्सेसफुल बना दिया और फाइनली ये जो प्रॉब्लम थी वहां पे वो सॉल्व हो गई। तो ये अभी हमने जो स्टोरी पढ़ी, ये तो बेल्जियम की स्टोरी थी। ये मैप में आप देख रहे हैं बेल्जियम हमारा। तो बेल्जियम से हमने देखा कि गवर्नमेंट ने काफी अच्छे से वहां के लोगों की बातों को सुना, समझा और इस प्रॉब्लम को दूर किया। अब दूसरी कंट्री की बात करेंगे। तो बेल्जियम के बाद अब हम लोग देखेंगे स्टोरी ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जो कि इंडिया के साउथ में है और बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन है यहाँ पे भी। ठीक है, 2 करोड़ के आसपास की यहाँ की पॉपुलेशन है। अगर यहाँ पे मेजर सोशल ग्रुप्स की हम लोग बात करें तो यहाँ पे 74% लोग सिन्हला बोलते थे, जो कि वहाँ की एक नेटिव लैंग्वेज है। तो सिन्हला स्पीकर्स वहां पे 74% थे और तमिल स्पीकर्स वहां पे सिर्फ 18% थे। मतलब मेजोरिटी सिन्हला की थी और माइनॉरिटी तमिल स्पीकर्स की थी। तमिल्स में भी जो तमिल बोलने वाले जो लोग थे उनको भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था। श्रीलंकन तमिल्स जो 13% थे, ठीक है, और इंडियन तमिल्स जो कि 5% थे। मतलब इन 18% टोटल तमिल स्पीकर्स में से 13% श्रीलंका के तमिल्स थे और इंडियन तमिल्स 5% थे। ठीक है, श्रीलंकन तमिल्स का मतलब जिनका बर्थ, ओरिजिन वगैरह सब वहीं पे ही हुआ है, उसी कंट्री श्रीलंका में हुआ है। इंडियन तमिल्स मतलब जो कि इंडिया से कॉलोनियल पीरियड में जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का राज हुआ करता था, उस समय उनके दादा परदादा वगैरह वहां से इंडिया से शिफ्ट हो गए, श्रीलंका में जाके बस गए, है ना। और प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में ये लोग वहां पे श्रीलंका चले गए थे, तो वहीं पे ये लोग सेट हो गए, सेटल हो गए और इन लोगों ने नाम दिया इंडियन तमिल्स। तो तमिल्स में भी इस तरीके से 2 तरीके के डिवीजन देखने को मिलते हैं। श्रीलंका के तमिल अलग कर दिए, इंडियन तमिल्स अलग कर दिए। आगे बताते हैं कि लेकिन जो हमारे मोस्ट ऑफ द सिन्हला स्पीकिंग पीपल थे, जो सिन्हला भाषा का यूज करते थे, वो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते थे। लेकिन जो हमारे तमिल्स थे वो या तो हिंदू थे या तो मुस्लिम थे। और जो 7% बची हुई पॉपुलेशन थी वो सारी क्रिश्चियंस थी। एंड हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हला। और क्रिश्चियंस में तो तमिल भी मिक्स थे और सिन्हला स्पीकर्स भी थे। तो काफी सारी आपको यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, अलग अलग रिलीजन्स आपको देखने को मिल रहे हैं और लैंग्वेजेस भी आपको यहाँ पे अलग अलग देखने को मिल रही है। तो अब इससे भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। जाहिर सी बात है, एक जो कम्युनिटी है सिन्हला सिन्हला स्पीकर्स की, वो मेजोरिटी में है, 74% है, और जो माइनॉरिटी में तमिल स्पीकर्स 18% है। सिन्हला बोलने वाले लोग कहीं ना कहीं तमिल बोलने वाले लोगों के ऊपर अपना हक जताने लगेंगे, उनको बिल्कुल सप्रेस करने लगेंगे। तो ऐसा हुआ भी आगे। तो अब गवर्नमेंट ने जैसे कि हमने बेल्जियम की स्टोरी पढ़ी, तो बेल्जियम की गवर्नमेंट ने तो काफी अच्छे कदम उठाए और फाइनली उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ताकि सब लोग बिना लड़े झगड़े उस देश में शांतिपूर्वक रह सकते थे। लेकिन श्रीलंका की गवर्नमेंट का तो भैया कुछ अलग ही कहना था। इन लोगों ने फॉलो कर दिया मेजोरिटी एरियनिज्म को। ठीक है, तो ये मेजोरिटी एरियनिज्म क्या है, तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं। ये एक बिलीफ होता है जिसमें ऐसा मानते हैं कि जो भी कम्युनिटी मेजोरिटी में होगी ना किसी कंट्री में, वो वहां की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है उन पे रूल कर सकती है, अपनी मनमानी कर सकती है, अपनी मनमानी तरीके से गवर्नमेंट को चला सकती है और नए नए रूल्स बना सकती है। तो ये हो गई मेजोरिटेरियनिज्म की डेफिनेशन। तो यहाँ पे यही हुआ श्रीलंका में, इन लोगों ने सबकी बात नहीं सुनी और जो सिन्हला लोग थे वो बिल्कुल अपने आप को सुप्रीम मानने लगे, जो कि सिन्हला भाषा का यूज करते थे। तो दोस्तों, जो हमारी श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी ना, इन लोगों ने ये इलेक्ट तो डेमोक्रेटिकली ही हुई थी, लेकिन इन लोगों ने फाइनली अपनी पॉलिसी में चेंजेस कर दिए और मेजोरिटेरियन पॉलिसी इन लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दी। और सिन्हला स्पीकर्स जो थे, वहां के सिन्हला जो लोग थे वहां पे, जो सिन्हला भाषा का यूज करते थे, उनको सुप्रीम मानने लगे। जैसे कि इन लोगों ने एक रूल बना दिया, कि रूल क्या बना दिया इन लोगों ने, सिन्हला को अपनी कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज ही बना दी, है ना। ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब सिर्फ सिन्हला में पूरे ऑफिशियल काम वहां पे होंगे। अब आप एक बात बताइए, जब ऐसे डिसीजन लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो लोग तमिल बोलते हैं उनको गलत फील होगा। यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन लोगों ने क्या किया, कुछ ऐसी पॉलिसीज स्टार्ट करी जो सिर्फ और सिर्फ
सिन्हला एप्लीकेंट्स जो थे, जो सिन्हला भाषा का यूज करते थे, उनको ही फेवर करती थी। और यूनिवर्सिटी में पोजीशंस हो गई, गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, सब जगह किसको प्रेफर किया जाने लगा? जो लोग सिन्हला स्पीकर्स थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तमिल स्पीकर्स थे या फिर जो हमारे जो क्रिश्चियंस वगैरह हो गए दूसरे, इनके साथ भेदभाव किया जाने लगा। एंड फाइनली एक अलाइनेशन की फीलिंग जनरेट हो गई श्रीलंकन तमिल्स के बीच में। मतलब उनको ऐसा लगने लगा कि वो इस कंट्री में होते हुए भी इस कंट्री का हिस्सा नहीं है, लोग उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो किसी और जगह से आए हैं इस कंट्री में। तो यहाँ पे बताते हैं जो हमारे श्रीलंकन तमिल्स थे, इन लोगों ने अलग अलग पार्टीज बनाना शुरू कर दी, स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया, ताकि इनकी जो भाषा थी, तमिल भाषा जो थी, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिल जाए और रीजनल ऑटोनॉमी भी मिले कि जिस रीजन में ज्यादा तमिल लोग हैं वहां पे उनकी ऑटोनॉमी हो, मतलब वहां पे थोड़ी उनकी बात सुनने लगे लोग, अपॉर्चुनिटी जो मिलती है लोगों को उसमें इक्वालिटी हो, ठीक है, एजुकेशन हो, जॉब्स हो, सब में इन लोगों को इक्वालिटी मिले। इसके लिए इन लोगों ने अलग अलग पार्टीज बनाना स्टार्ट कर दी श्रीलंकन तमिल्स ने। जब तक 1980s में ये लोग पहुंचते हैं, मतलब 80 के दशक की अगर हम बात करें, तो ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों ने बना ली। और इनकी जो एक डिमांड थी, अब वो डिमांड हो गई थी कि इन लोगों को तो अब इंडिपेंडेंट तमिल एलाम चाहिए था, मतलब आप बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट चाहिए थी, श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट में और श्रीलंका के ईस्टर्न पार्ट में। अब जब इन लोगों ने ये डिसीजन ले लिया, तो भाई सिन्हला स्पीकर्स जो थे, जो गवर्नमेंट में मेजोरिटी में सिन्हला लोग ज्यादा थे, ठीक है, जो सिन्हला भाषा का यूज करते थे, उन लोगों ने इनकी बात नहीं मानी। अब जब इनकी बात नहीं मानी गई, तो इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया सिविल वॉर और काफी सारे लोगों ने अपनी जान इसमें खो दी। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया कि वही एक कंट्री बेल्जियम, जो कि आज पूरे वर्ल्ड में अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी देखें, तो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया से भी अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको बेल्जियम में देखने को मिलेगा। और वहीं श्रीलंका में हमारे इंडिया से भी थोड़ा सा खराब ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखने को मिलता है। कारण क्या है वो देखिए, इन यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उनकी सोच पर डिपेंड करता था। बेल्जियम की गवर्नमेंट ने सोचा नहीं, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। आपको पता है बेल्जियम में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। अब रोड पे साइन बोर्ड्स जब बनाते थे ये लोग, तो अगर पहले क्या होता था, एक ही लैंग्वेज लिख देते थे, ठीक है, फ्रेंच में लिख दिया। अब जर्मन लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि भाई उस जो आपका रोड पे जो तरह तरह के सिग्नल्स लगाए जाते हैं कि आगे ब्लाइंड कर्व है या फिर टर्न आ रहा है, तो समझ में नहीं आता था। फाइनली इन लोगों ने इसको कैसे चेंज किया, इन लोगों ने ना तीनों लैंग्वेज में साइन बोर्ड्स बनाना स्टार्ट कर दिए। फ्रेंच में भी लिख देते थे, फ्रेंच के नीचे ये लोग जर्मन में भी लिख देते थे, उसके साथ साथ ये लोग डच में भी लिख देते थे। लेकिन श्रीलंका में तो आपने देख ही लिया, इन लोगों ने एक दूसरे की बात नहीं सुनी, ठीक है, और इन लोगों ने सिविल वॉर स्टार्ट करवा दिया। तो यही बताया जाता है कि दो गवर्नमेंट में, कि एक गवर्नमेंट बेल्जियम की जिसने बहुत प्यारे मेजर्स उठाए, और एक गवर्नमेंट थी श्रीलंका की जिसने बिल्कुल तबाही मचा दी, वहां पे सिविल वॉर स्टार्ट करवा दिया। आगे देखते हैं। तो अभी हमने यही देखा कि इन लोगों ने क्या किया, जो हमारे श्रीलंका में थे, श्रीलंका के केस में अगर हम देखें, तो इन लोगों ने अपनी पावर को शेयर नहीं किया, ठीक है। बेल्जियम में इन लोगों ने अपनी पावर को शेयर किया, ठीक है, पार्लियामेंट में सभी को बराबर नंबर्स में मिनिस्टर्स भेजने लगे अलग अलग कम्युनिटी से। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। तो इससे हमको क्लियर दिख जाता है कि पावर शेयरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे नीचे बता दिया गया है, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। मतलब किसी भी कंट्री में अगर आप पावर को शेयर करेंगे, अगर आप वहां की जो सरकार है वो अपनी पावर को शेयर करें अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के साथ, तो वहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में, तो वो नहीं होंगे। दूसरी बात, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, अगर हम लोकतंत्र की बात करें, तो पावर शेयरिंग तो इसकी स्पिरिट ही है, ठीक है। बिना पावर शेयरिंग के तो डेमोक्रेसी, आप उस कंट्री को शायद बोल ही नहीं सकते कि आप उस कंट्री में डेमोक्रेसी है। पावर शेयरिंग इज मस्ट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब हम लोग देखेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो यहाँ पे बताते हैं कि अगर हम बात करें मॉडर्न डेमोक्रेसीज की, जैसे कि आज के समय में जो डेमोक्रेसीज आपको देखने को मिलती हैं अलग अलग कंट्रीज में, तो यहाँ पे जो पावर शेयरिंग करी जा रही है, पावर शेयरिंग के लिए जो अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं वो बहुत तरीके से किए जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे बता देते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। एग्जाम्पल में आप जैसे कि जानते हैं, अगर हम हमारे इंडिया की बात करें, तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आपको देखने को मिलेगा हमारे इंडिया के डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में। आप सभी जानते हैं हमारे इंडिया में लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशियरी है। जुडिशियरी में आपका सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, लेजिस्लेचर में आपके दोनों लोकसभा राज्यसभा आ जाएंगे, हमारे प्रेसिडेंट भी लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। एग्जीक्यूटिव में वो सब जो लेजिस्लेचर में जो भी कानून बनेगा उसको जो इंप्लीमेंट कराने का काम होगा वो हमारे एग्जीक्यूटिव्स का होगा। तो ये सभी कहीं ना कहीं आपको पता है, इनमें जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर
अपना हक नहीं जता सकते कि हम आपसे ज्यादा पावरफुल हैं, आपको हमारी माननी पड़ेगी। ये सब हॉरिजॉन्टली डिवाइड है। दिस इज योर जुडिशियरी, दिस इज योर लेजिस्लेचर एंड दिस इज योर एग्जीक्यूटिव। दे ऑल आर ऑन द सेम लेवल। एग्जाम्पल हमारा इंडिया। दूसरा एक और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सिस्टम है जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं एक फेडरल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मींस अगर हम सबसे ऊपर किसी चीज को लिख दें या हम सबसे ऊपर किसी चीज को माने, उसके नीचे जो दूसरी चीज है उसकी पावर हमेशा उसके ऊपर वाली चीज से कम ही होगी। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आप जैसा कि जानते हैं कि एक हमारी जनरल गवर्नमेंट होती है जो कि पूरी कंट्री के लिए होती है, एंड एक हमारी गवर्नमेंट होती है जो कि प्रोविंशियल और रीजनल लेवल के लिए होती है। तो यूएसए में क्या होता है, एक फाइनल गवर्नमेंट तो चली रही है पूरी कंट्री के लिए जो काम करती है, उसके साथ साथ अलग अलग जो रीजनल लेवल्स पे उन लोगों ने अलग अलग गवर्नमेंट्स बना दी गई है। तो इस तरीके से उन लोगों ने गवर्नमेंट की पावर को बांटा है, और वर्टिकली बांटा है मतलब नेशनल गवर्नमेंट हमेशा ऊपर रहेगी अलग अलग रीजनल गवर्नमेंट से। इंडिया के केस में यहाँ पे जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में, वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब सबकी पावर बराबर मानी जाएगी। नीचे बताते हैं पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। एग्जांपल कम्युनिटी गवर्नमेंट जो कि हमने देखी थी बेल्जियम में। मतलब पावर को हम लोग सोशल ग्रुप्स के अकॉर्डिंग भी बांट सकते हैं, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट यहाँ पे एग्जांपल आता है जो कि आपको बेल्जियम में देखने को मिलता है। पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट होता है वो आपको कई जगह देखने को मिलेगा। पावर को कई जगह शेयर किया जाता है, वेदर इट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, whether it is a pressure group or any movement control. So this is all about this chapter। ये बहुत छोटा सा चैप्टर था। मेन चीज यहाँ पे यही बताई गई कि पावर शेयर करना क्यों जरूरी है। बेल्जियम में पावर को शेयर किया गया, बेल्जियम के लोगों को एक अच्छी लाइफ मिली, लड़ाई झगड़े बंद हो गए। श्रीलंका में पावर को शेयर नहीं किया, मेजोरिटेरियन पॉलिसी को फॉलो कर लिया, फाइनली सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, काफी लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो यहाँ पे बताते हैं कि पावर शेयरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है। इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।